तो बिल्कुल विलेन के स्टाइल में ईरान को बोल चुके हैं कि हम इन्हें पाषाण काल में पहुंचा देंगे। ये कैसा प्रेसिडेंट ये सेट कर रहे हैं यहाँ पे? इसका मतलब हिस्टोरिकली कई लोग ये कहते हैं कि मिलिट्री ट्रूप भेजने का है। अगर ऐसा करता है तो ट्रंप बहुत सारी गलतियां कर चुका है अब तक, और एक और बड़ी गलती करने के कगार पर वो है। नेतन्याहू ने ये कहा कि अगर ट्रूप को जमीन पे लाना है तो हमारे इजरायली सैनिक नहीं जाएंगे, अमेरिका खुद देखेगा। ये क्या था? पड़ोस में है ना, तो नेतन्याहू को पता है वहां होगा क्या। तो क्या ये चीजें नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर उठ करके एप्स्टीन फाइल पे आकर के वो सेंटर हो जाती है? अब जो अमेरिका की जनता है वो आप देखिए कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये मिसकैलकुलेशन जो इनको अभी भारी पड़ सकता है। भारी तो पड़ चुका है। बाकी जो देश हैं आप उनका रवैया देख लीजिए, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था ना जंग से पहले। तुमने जंग किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो ये प्रॉब्लम थी नहीं ना, ये प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट की है। भारत जो है कहाँ खड़ा है, क्योंकि दिक्कतें तो हमें भी हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ आग लगी पड़ी है, धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है। नेशनल लेवल पे आवाजें बंद की जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे धमकी धमका चल रहा है। ट्रंप तो बिल्कुल विलेन के स्टाइल में ईरान को बोल चुके हैं कि हम इन्हें पाषाण काल में पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बोलते हुए भी फिर कहते हैं कि पीस वार्ता भी होनी चाहिए। पीस की बात करते हुए ये पाषाण काल में पहुंचाने की बात कर रहे हैं। बहुत गजब के नेता हैं ट्रंप। एक तरफ अमेरिका है, ट्रंप है स्पेशली, जो कह रहे हैं कि इनको हमने बर्बाद कर दिया है, इनका सारा सब कुछ खराब कर दिया है हमने। दूसरी तरफ ईरान है जो कि लगातार रिटेलिएट कर रहा है। सर, एक अमेरिका जो है ग्लोबल लीडर माने जाते हैं ट्रंप, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल लीडर की उनके पास उपाधि है। और ऐसा ग्लोबल लीडर इस तरह से विलेन वाली भाषा बोल रहा है, धमकियां दे रहा है खड़े होकर के इंटरनेशनल मंच पे, ये कैसा प्रेसिडेंट ये सेट कर रहे हैं यहाँ पे? ये अजम्पशंस होते हैं कुछ। और कल आकिफ ज़ैदी जो ईरान में स्कॉलर हैं, हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, उनसे लंबी बातचीत हुई जो मॉलिटिक्स पे पब्लिश भी है। मैं चाहता हूँ दर्शक उसे ज़रूर देखें ताकि एक पक्ष आपको और देखने को मिल जाए। उन्होंने एक बात कही जो बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे कि कुछ अजम्पशंस पे ये पूरी दुनिया चलती है। जैसे नंबर 1 अजम्पशन है कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता, अमेरिका ग्लोबल लीडर है, अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता। ये अजम्पशन है। फैक्ट ये है कि वियतनाम ने अमेरिका को धूल चटा दी थी। दूसरा फैक्ट ये है कि ईरान को इन लोगों ने कम करके आंका और ईरान धूल चटा चुका है ट्रंप को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। एक तरीके से जो अजम्पशन ही अगर मान लें तो ग्लोबल लीडर तो हैं ही। जैसा आपने कहा, जब हम किसी जंग में होते हैं और जंग जब हम जीत रहे होते हैं, मतलब जब हम कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं, तो हमारी भाषा ठीक होती है और उसमें कंसिस्टेंसी होती है। जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, तो पता पड़ता है कि इंसान बौखला रहा है। मतलब आप 5 मिनट पहले कुछ और कहते हैं, 5 मिनट बाद आप कुछ और कहते हैं। अब बयान देखें, ट्रंप एक बार बोला उसने कि नेटो का मुझे सहयोग चाहिए, तमाम नेटो के जो देश हैं वो मेरी मदद करें, नंबर 1। उसके बाद जब मदद नहीं मिली तो कहता है नेटो से मुझे सहयोग चाहिए ही नहीं था, मैं तो बस देख रहा था कि ये लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। फिर ट्रंप कहता है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं और जो शांति है वो संभव है। उसी वक्त ट्रंप ये भी कह रहा होता है मैं ग्राउंड ट्रूप भेजने की तैयारी कर रहा हूं। ट्रंप कहता है कि जो वॉर है वो कंप्लीशन की तरफ है। फिर ट्रंप कहता है कि मैं 2 वीक में बहुत हार्ड हिट करने वाला हूं ईरान को। ये तो ट्रंप के बयान है। इसका मतलब वो बौखलाया हुआ है। उसको पता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया हो, एक तो वही जाने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव जो मेजरली दिखते हैं। पहला ये तो था कि रिजीम चेंज कर देंगे, नंबर 2 तेल पे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक, रिजीम चेंज हुआ नहीं और ना ही होता वो दिखता है। खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उसके बाद सुप्रीम लीडर जो है वो अमेरिका के इशारे पे नहीं बना, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात, आप तेल पे कंट्रोल करना चाहते थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल जो है वो अब ईरान का है। और ईरान की संसद ने ये बात कह दिया कि भाई वहां से जो पैसेज होगा उस पर हम टैक्स लेंगे, टोल टैक्स की तरह का एक बर्ताव है ना। तो ऑयल पे आप कंट्रोल करना चाहते थे, वो आप कर नहीं पाए। और ऑयल का रास्ता जो इंटरनेशनल वाटर एक तरीके से माना जाता था, जब फ्री पैसेज था, 1/5 मेरे हिसाब से 20% हिस्सा जो पूरे ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट का है वो उस रास्ते से ट्रांजिट होता है। अब उस पर कंट्रोल किसका है? ईरान पे है। ठीक है, तो ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव दिख रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए, इसीलिए ट्रंप जो है अब भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं। इस बार 1 अप्रैल को जो उन्होंने बयान दिया उसमें कहा कि 2 हफ्ते तक हम बहुत भयंकर तबाही मचा देंगे और पाषाण काल में हम पहुंचा देंगे। पाषाण काल में पहुंचा देने वाला ये जो वर्जन है या ये जो तरीका है, ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी सुनने को मिला था इस तरह का। इसका मतलब हिस्टोरिकली कई लोग ये कहते हैं कि मिलिट्री ट्रूप भेजने का है। अगर ऐसा करता है तो ट्रंप बहुत सारी गलतियां कर चुका है अब तक, और एक और बड़ी गलती करने के कगार पर वो है,
क्योंकि ईरान को इराक समझने की भूल ट्रंप को नहीं करनी चाहिए, अब तक शायद उसने किया था। इराक बहुत छोटा सा देश था, ईरान जो है उससे बहुत बड़ा देश है। ईरान की आइडियोलॉजी अलग है, ईरान की सिविलाइजेशनल वैल्यू जो है वो अलग है, और रिटेलिएशन हम देख चुके हैं किस तरीके का पावर है। न्यूक्लियर पावर से समृद्ध ईरान है नहीं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। खामनेई साहब जो पहले जो पिछले सुप्रीम लीडर थे, उनका फतवा भी था कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नहीं बनाएगा, और नेगोशिएशन में सकारात्मक बात वो इस बारे में कर भी रहा था। जो आपका IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है, एनर्जी एजेंसी, उसने भी कहा कि भाई इनके पास कोई न्यूक्लियर बम या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। इसके बावजूद जो मिसाइल वाली क्षमता है ईरान की, उससे उसने दिखा दिया कि ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो। और आप एक चीज़ दिलचस्प देखिए निवेदिता, जब भी हम पढ़ रहे हैं इस बारे में अपडेट्स, इस वॉर के बारे में, नेतन्याहू का कोई नाम भी नहीं ले रहा है ना। इसका मतलब ये वॉर था तो इजराइल और ईरान का। ईरान एक मोर्चा तो जीत चुका है, अब जो ट्रंप की जिद है, अब वो ट्रंप ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस कारण वहां पे इजराइल के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहे हैं क्या, वो तो ट्रंप जाने और आगे की जांचें बताएंगी। लेकिन ईरान का पलड़ा खूब भारी है। ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पूर्व चीफ ने कहा कि ईरान बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके ऊपर हावी है, और हावी होने का मुख्य कारण जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके ऊपर कंट्रोल अब आधिकारिक तौर पर भी ईरान ने अपने संसद के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से पा लिया है। लेकिन तो सर इसमें वो इजराइल वाली जो आपकी बात है वो बहुत सही बात है। आप देखिए कि नेतन्याहू ने ये कहा कि अगर ट्रूप को जमीन पे लाना है तो हमारे इजरायली सैनिक नहीं जाएंगे, अमेरिका खुद देखेगा। ये क्या था? अगर ये दोनों दोस्त ने सपोर्ट में एक साथ मिल करके ये कर रहे हैं, तो आखिर इस तरह से नेतन्याहू का बैकआउट करना, वो भी जब ट्रूप्स जमीन पे भेजने की बात पड़ोस में है ना, तो नेतन्याहू को पता है वहां होगा क्या। खून की बारिश की बात कर रहे हैं ईरान के ऑफिशियल, जो कह रहे हैं विल सेट देम ऑन फायर। रेन, खून की बारिश एज एन रेन फायर जैसा कुछ शब्द जो है वो लोग यूज कर रहे हैं। और ईरान का जो पूरा ज्योग्राफी है निवेदिता, वो पहाड़ है, और वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर से आप वॉर कर सकते हैं। तो अमेरिका जो है उस तरह की ना तो जो ज्योग्राफी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, और ना ही कुछ। और उससे पहले भी ना, जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त 40,000 से ज़्यादा ट्रूप जो थे वो अमेरिका के उस रीजन में थे, अलग अलग जो बेसिस हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑब्वियसली मीडिया कंट्रोल किस तरीके से होता है वो हम सब लोग जानते हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, खैर वो अलग मसला है ना। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि उस रीजन में 13 अमेरिकी बेसिस इनहेबिटेबल हो गए हैं, मतलब उसमें रहा ही नहीं जा सकता। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अब आकिफ जैदी साहब से जिनसे बात हो रही थी कल, जो चर्चा हो रही थी, कह रहे थे असली नंबर इससे कहीं ज्यादा है। इनहेबिटेबल मतलब वहां कोई रह नहीं सकता है। जो 40,000 ट्रूप थे उसमें से हजारों जो सैनिक हैं अमेरिका के, वो होमलेस हो गए हैं। कुछ लोग यूरोप भाग गए हैं, कुछ लोग किसी होटल में शरण लिए हुए हैं। तो सैनिक जो है, जो आपका पहले से वहां डिप्लॉयड था, वो तो भागा भागा फिर रहा है। आप एडिशनल सैनिक और भेज रहे हैं, तो आप मारने के लिए भेज रहे हैं। और इसी कारण अमेरिका से उस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, जहां पे एक माँ जो है वो कह रही है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा जो है वो नहीं जाएगा लड़ने मरने। और जो अमेरिका में पॉलिटिकल ओपोजिशन है वो भी विरोध कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वियतनाम वाला एपिसोड पूरा अमेरिका के साथ गुजरा था, वैसा ही कोई एपिसोड जो है वो गुजर सकता है। तो मिलिट्री ट्रूप अगर ये भेजते हैं, क्योंकि प्रो रशियन जो फाइटर ग्रुप है अब चेचेन, उन्होंने भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम साथ में हैं। यहाँ लेबनान में जो हिजबुल्ला कॉन्टेस्ट कर रहा है, इजराइल उनको भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तो मिलिट्री ट्रूप भेजने की, मैंने बताया ना, मिलिट्री ट्रूप भेजने की अगर कोई योजना ट्रंप बना रहा है तो कई सारी बेवकूफ़ियों की लिस्ट में एक और इजाफा ही होगा। अच्छा, आप ये देखिए कि इजराइल और मोसाद के सबसे ज्यादा तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं एप्स्टीन फाइल से। आप देख सकते हो उसमें सारी चीजें, तमाम डॉक्यूमेंट सामने आए, जिससे पता चला कि उनसे तार जुड़े हुए हैं। तो और इसमें देखिए ट्रंप है, ट्रंप का नाम जो मतलब कहीं पे मैंने सुना कि जितनी बार बाइबल में गॉड का नाम नहीं, उतनी बार ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। तो क्या ये चीजें नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर उठ करके एप्स्टीन फाइल पे आकर के वो सेंटर हो जाती है क्या? कई लोग, अब देखिए मीम्स भी आ रहे हैं, खुद अमेरिकी नागरिक लिख रहे हैं कि ट्रंप ने युद्ध इसलिए करवाया ताकि लोग एप्स्टीन फाइल्स को भूल जाए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे कि ही इज अ पेडोफाइल। तो क्या एप्स्टीन फाइल ही कोर रीजन हो चुका है? मतलब एकमात्र रीजन एप्स्टीन फाइल हो ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल जब रिलीज नहीं हुआ था उस वक्त भी 12 रोजा जंग जिसे कह रहे हैं, पिछले साल जो इजराइल ने ईरान के ऊपर थोपा था, वो हम देख ही चुके थे। और ट्रंप किस तरह का सनकी आदमी है वो हमें पता है। अमेरिका की हिस्ट्री आप देख लें तो जब से ये देश आजाद हुआ है, मेरे हिसाब से 60% से ज्यादा समय तक किसी ना किसी देश में युद्ध में ही इन्वॉल्व रहा है। तो अमेरिका का कैरेक्टर है ये,
पूंजीवादी व्यवस्था का ये कैरेक्टर है, जहां जहां युद्ध होगा वहां वहां अमेरिका को फायदा होगा। सिंपल सा गणित है, हथियार इनको बेचना है, फिर पंचायती भी इन्हीं को करनी है। इस बार समस्या क्या हुई ना, इन्होंने बहुत कम करके आंका। जो असेसमेंट था, चाहे वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो, चाहे इजराइल के मोसाद का हो, वो इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट रहा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सोचा होगा 2-3-4 दिनों में रिजीम चेंज हो जाएगा। रिजीम चेंज ये कर नहीं पाए, और रिटेलिएशन की उम्मीद बहुत ज्यादा थी नहीं। खास बात क्या है ना, एप्स्टीन फाइल एक कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि रिलीज हुआ, ट्रंप का नाम बार बार आ रहा था, एप्स्टीन मोसाद का एजेंट है, इस बारे में कई सारी थ्योरीज चलती हैं, और कई सारे डॉट्स जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको लगता है कि इन थ्योरीज में दम भी है। तो ये संभव है कि अमेरिका को ट्रंप ने इजराइल की प्रॉक्सी जैसा बना तो दिया, इसके पीछे एक ट्रिगर पॉइंट जो है वो एप्स्टीन फाइल्स जो लीक हुई है और उसमें जो नाम आया वो हो सकता है। लेकिन अमेरिका का कैरेक्टर और ट्रंप का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है, और वो बताता है कि केवल एकमात्र कारण ये नहीं हो सकता है। होता क्या था कि पहले 2 देश लड़ते थे और आप हथियार बेच देते थे दोनों ही देशों को। इराक और ईरान का युद्ध हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने इराक को भी हथियार बेचा और ईरान को भी हथियार बेचा, जबकि इराक और ईरान का युद्ध अमेरिका ने ही करवाया था ताकि ईरान किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज हो सके सद्दाम हुसैन के रूप में। ईरान 1950 के दशक में अमेरिका ने अपना पिट्ठू जो है उसको बिठवाया। उसके बाद 70 में रिवॉल्यूशन होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, वो पिट्ठू जो है वो हटता है। और तो अमेरिका की पूरा जो बिहेवियरल पॉलिटिक्स है और हिस्ट्री है वो बताती है कि एप्स्टीन फाइल जो है एकमात्र कारण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ट्रिगर पॉइंट एप्स्टीन फाइल जरूर हो सकता है, कि धंधेबाज आदमी तो है ही ट्रंप, वो हम सब ने देखा हुआ है, सनकी है ही, वो सनक भी हम लोगों ने देखी है, फिलहाल बौखलाया हुआ भी दिखता है। एक और हाँ आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, सनक में तो मिस कैलकुलेशन भी बहुत सारी हुई है। इनको लगा था कि जो इराक में किया था वो करेंगे, पैटर्न पूरा सेम है। इराक में भी कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जनता के लिए हम आ रहे हैं, जब युद्ध खत्म होगा तो लोग हमारा चॉकलेट फूल के साथ स्वागत करेंगे। कुछ ऐसा ईरान के लिए भी कहा कि इनके पास परमाणु हथियार है और हम जनता के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए करके सबसे पहले जनता और खासतौर से बच्चियों को निशाना बनाया जाता है स्कूल के। लेकिन मिस कैलकुलेशन यहाँ पे हुई कि अब जो अमेरिका की जनता है वो आप देखिए कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। ये रेजिम चेंज करना चाहते थे ईरान में, वहां पे नो किंग्स प्रोटेस्ट हो गया है, लग रहा है नहीं करना चेंज हो जाए। तो ये मिस कैलकुलेशन जो इनको अभी भारी पड़ सकता है, 100% भारी पड़ सकता है, भारी तो पड़ चुका है, बल्कि आप ये कहें तो भी गड़बड़ नहीं होगा। कई जो साथी हैं वो कहेंगे कि ये ज्यादा ही ज्ञानी बन रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अमेरिका की पूरी जो ताकत या पूरी जो औकात आप कह सकते हैं बनी थी, वो पेट्रो डॉलर इक्वेशन के कारण बनी थी। वियतनाम युद्ध होता है, अमेरिका की हालत ख़राब हो जाती है, अमेरिका डॉलर ज़्यादा छापने लगता है और जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको वो ब्रीच करता है, क्योंकि सारे देश आते हैं कि भैया ये लो सोना और हमको डॉलर जो है, तो डॉलर इनके पास था नहीं, इन्होंने डॉलर ज़्यादा छापा, गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया। निक्सन ने शॉक दिया कि अब हम ज़्यादा डॉलर छाप सकते हैं, जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। इसके बाद किसिंजर आता है। किसिंजर उसके बाद नहीं, उसके साथ ही था। 1976 के समय ये मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में जाता है और एक संधि करता है, समझौता करता है, डील करता है कि तुम जितना भी पेट्रोल ऑयल बेचोगे वो सारा ऑयल जो है वो डॉलर में बेचो। इससे उसने क्या किया, डॉलर को ऑयल से अटैच कर दिया, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, ये एक दावा था। तो खाड़ी मुल्कों ने इस डील को समझौता किया और साथ में आ गए। अब क्या हुआ कि जो डॉलर है वो वैश्विक करेंसी जैसा बन गया, अमेरिकी डॉलर है ना, क्योंकि सारा तेल का जो व्यवसाय था वो डॉलर में हो रहा था। अब इनके पास डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया, तो अब ये करें क्या, खाड़ी मुल्क। तो खाड़ी मुल्क जो है वो अमेरिका को लोन देते थे सस्ते में, है ना, ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह ये सब कुछ। अब अमेरिका ने वादा क्या किया था कि तुम यूएसडी में तेल बेचोगे, हम तुमको प्रोटेक्शन करेंगे, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे। ईरान ने इस बार यहीं पे स्ट्रेटेजिकली बहुत शानदार मूव की है, जिसकी वजह से कई लोग आलोचना भी कर रहे हो, लेकिन मुझे आलोचना का कोई पक्ष उसमें दिखता नहीं है। भाई खाड़ी मुल्कों में जो ईरान के पड़ोसी देश हैं वहां पर अमेरिका ने बेसिस नियुक्त किए, उन बेसिस से ईरान के ऊपर हमला हो रहा था। अगर आप मेरी पड़ोसी हैं, आपके घर से मेरे घर के खिलाफ कुछ हमला होगा तो मैं क्यों ना आपके घर की उस जगह को नाबूद करूंगा ही। ईरान ने यही वाली स्ट्रेटजी अपनाई, और प्रोटेक्शन वाली जो बात थी वो खाड़ी मुल्कों को भी पता पड़ गया कि भैया इनके पल्ले धल्ले कुछ नहीं है, ये नहीं करने वाले प्रोटेक्ट, बम गिरेंगे तो हमारे ऊपर गिरेंगे, हम हो लेंगे बर्बाद। तो बाकी गल्फ कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं ईरान के साथ इस तरह से? एग्जैक्टली साथ आएंगे कैसे, मतलब पूरा व्यवसाय जो है वो उनका अमेरिका के साथ चल रहा है। ओमान आप देखेंगे, ओमान ने पहले दिन से ही अपने आप को इस जंग से बाहर कर दिया है। डायरेक्ट अटैक
किसी भी गल्फ कंट्री ने किया हो या जंग छेड़ दिया हो, इसका कोई सबूत तो मिलता नहीं है। अमेरिकी बेसेस वहां पे थे और इतनी जल्दी अपफ्रंट जो है चीजें बदलती नहीं हैं। बाकी जो देश हैं आप उनका रवैया देख लीजिए, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो नाटो के देश हो, कोई भी अमेरिका के साथ नहीं आया, बल्कि जो अपने बेसेस हैं, जो अपना एयर स्पेस है वो भी बंद कर दिया। मेलोनी से लेके और स्पेन के जो प्रेसिडेंट है वहां तक सबने ट्रंप को की सनक करार दिया इस चीज को कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था ना जंग से पहले, तुमने जंग किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो ये तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है। फिर कह रहे $2 बिलियन तो खुलेगा, तो उनके ही नेता ने कहा कि भाई खुला हुआ था, तुमने बंद कराया। एग्जैक्टली तो ये प्रॉब्लम थी नहीं ना, ये प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट की है। तो तुम्हारी क्रिएटेड मतलब तुम्हारे खिंडाए, मतलब हरियाणवी में कहते हैं खिंडाए हुए रायते को हम क्यों समेटे भाई, रायता तुम खिंडाओ समेटते हम जाए, ये नहीं होगा। तो किसी भी और मुल्क ने अपने आप को डायरेक्टली अलाइन नहीं किया है इस वॉर में इजराइल और अमेरिका के साथ, क्योंकि उनको भी पता पड़ रहा है कि गणित चल क्या रहा है और ईरान कहां जाकर रुकेगा या कहां तक वो संघर्ष करता रहेगा, ये रिटेलिएशन। तो मैं जो कह रहा था ना कि ट्रंप और अमेरिका जो है उसकी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि वैश्विक पटल पर आपके साथ खड़ा एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। तमाम मुल्क जो आपके सहयोगी माने जाते हैं उन मुल्कों ने साफ कहा है कि ये ट्रंप की सनक है और इस सनक में हम शामिल नहीं होंगे। इससे पहले इराक युद्ध में भी अमेरिका ने हमको घसीट लिया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नारा देकर, लेकिन कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला इराक के अंदर। यही बात आप ईरान में कह रहे हैं, जो आईएईए है वो मना कर रही है, तुलसी गबार्ड जो है वो मना कर रही है कि नहीं 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 भाई कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो अमेरिका या अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट की सनक के कारण पूरा विश्व जो है आग फैलाने में नहीं जुटा है। अच्छा सर, अंत की तरफ चलते हुए संक्षेप में हमें इस पे भी बात करना पड़ेगा कि भारत कहाँ स्टैंड करता है, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए आप बता, मेलोनी हो चाहे बाकी कंट्रीज के, नाटो हो, सारे जो भी लीडर हैं वो उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम इस सनक में भाग नहीं लेंगे। वो सीधे बता रहे भाई ये तो गड़बड़ बात है। भारत के ठीक है अपनी मजबूरियां हो सकती है जिसकी वजह से भारत नहीं बोल पा रहा है या नहीं कुछ कर पा रहा है, लेकिन भारत जो है कहाँ खड़ा है, क्योंकि दिक्कतें तो हमें भी हो रही हैं, हमारे लिए इसमें क्या है। आपने जो कहा ना कि कुछ मजबूरियां हो सकती हैं जिसकी वजह से नहीं बोल रहे, अगर ये मजबूरियां हैं जिसकी वजह से नहीं बोल रहे तो भारत बहुत पीछे खड़ा है। नंबर 1, कोई भी संप्रभु देश है हम, किसी की कॉलोनी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मजबूर किस बात पे होंगे? युद्ध हमको नहीं चाहिए, ये हमारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड रहा है कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं है, तो हम मजबूर क्यों होंगे युद्ध के खिलाफ बोलने में? अगर हम मजबूर हैं इसका मतलब हम बहुत पीछे खड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो काफी गहरा है ही भाई। हमारे वेसल्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बंद हैं। ईरान जिसके साथ हमारा लंबा इतिहास रहा है, शेयर्ड इतिहास रहा है, दोस्ती की मिसालें रही हैं, कश्मीर का मामला हो तब भी ईरान हमारे साथ खड़ा हो, चाबहार पोर्ट का मामला हो तब भी ईरान हमारे साथ खड़ा हो, हम उनके साथ खड़े नहीं दिखे हैं इस संवेदनशील समय में। लेकिन इसके बावजूद एक बात और है निवेदिता, कि क्या पता कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल भी रही हो। शुरुआत में दूसरे तीसरे दिन जो है वो मेरे साथ सुप्रीम लीडर जो थे ईरान के, खामनेई, उनका असैसिनेशन हो जाता है और भारत की सरकार जो है वो जरूरत नहीं समझती है कि इसको कंडेम करे, श्रद्धांजलि दे, इसके खिलाफ कुछ बोले कि भाई अमेरिका और इजराइल का ये जो एग्रेसिव करैक्टर है ये गलत है, नहीं बोला। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब दबाव बढ़ता है तब भारत की सरकार जो है भेजे जाते हैं विदेश सचिव और बोला जाता है। तो क्या पता इंडिया ने भी बाद में असेस किया हो और कोई बैकडोर चैनल ओपन किया हो, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ मुझे तो खास दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि जहाजें बड़ी जबरदस्त द्रुत गति से हमारे पास पहुंच गई हो। ये जरूर है कि ईरान ने फ्रेंडली नेशन की जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट में हमारा भी नाम है, उसने कहा कि पैसेज हम होने देंगे। लेकिन आप समझिए ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अब टोल उस पर लगेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो व्यवसाय होगा वो चीनी युआन, जो ईरान फिलहाल कह रहा है। टोल के बारे में भारत की जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा अब तक नहीं दिया है। लेकिन आप लीडर नहीं दिख रहे हैं। भारत जब आजाद हुआ था ना, मतलब शैशव काल जब भारत का था, उस वक्त भी भारत तीसरी दुनिया का नेता था। वो तमाम मुल्क जो थोड़े से कमजोर भी थे, जो नहीं चाहते थे किसी एक गुट में होना, उन तमाम मुल्कों का नेता की तरीके से भारत बात करता था और हमेशा से करता रहा। 1947 में आजाद हुआ और 1950 के दशक में नेहरू ये काम कर रहे थे। आज हम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम नेता तो नहीं है। इनको नेहरू जैसा बनना ही नहीं है, खराब आदमी थे इनके हिसाब से तो। एग्जैक्टली, बनना नहीं है, बन नहीं सकते, ये तो खैर अलग अलग बात है। और जो बता दें कि आप नेहरू बन नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर ना तो वो स्टेट्समैनशिप दिखती है और ना ही वो करेज दिखता है जो कह सके कि विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, जो नेहरू ने कहा था। ना तो वो करेज है, ना वो स्टेट्समैनशिप दिखती है जो नेहरू में थी, ना ही वो कंस्ट्रक्टिव आइडिया है
जो कह सके कि जो ये बांध बन रहे हैं ये बांध नए भारत के मंदिर हैं। तो ना तो वो विजन है आपके पास, तो नेहरू आप बन नहीं सकते हैं। और खैर ये बात हम कह रहे हैं इसके कारण कंटेंट बैन ना हो जाए, तो भारत में खैर कंटेंट बैन चल रहा है फिलहाल। और इस पूरे युद्ध में जिस तरह की भूमिका भारत जैसे देश से अपेक्षित थी, और एज एन इंडियन सिटीजन हमको लगता है ना हमेशा, मतलब हम बचपन में भी कहानियां सुनते हैं, सबकी कहानी में उसका फादर जो है वो हीरो रहता है ना, कि अरे गांव में सारे गरीब थे, हम ही थे अमीर, ये कहानी चलती है। हमारे पापा वहां गए, वहां उन्होंने इतनों को खत्म एज इन परास्त कर दिया, मतलब वो हीरो वाली छवि रहती है। तो मुल्क के साथ भी यही है, हम हमेशा ये चाहते हैं मुल्क हमारा बिल्कुल अग्रणी पंक्ति में खड़ा दिखे, तो फिलहाल अग्रणी पंक्ति में खड़ा नहीं दिख रहा है। पापा को आजकल आगे केवल एक मीडिया ही दलाल राष्ट्र थोड़ी है कि भाई युद्ध विद्ध राम के बात करेंगे हम। देखिए छपा था थंबनेल पे, एक चैनल के था कि ईरान के जबड़े से 22 जहाज छीन के लाया मोदी जी, आप कमा कर रहे हैं। खैर तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अंत की तरफ लेकर के चलते हैं। जैसा कि कह रहे थे कि हाँ भाई हमारे तो जबानी बैन कर दिया जाएगा, कंटेंट यही होगा, तो हम लोग परेशान भी हो रहे हैं। पर हम लोग ट्रम्प की बात क्यों कर रहे हैं भाई? वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर वहां पे दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे भी होगी, और होगी क्या, हो रही है। कितना भी बोल दिया जाए अफवाह है, लेकिन गैस की दिक्कत चल रही है, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। कहने के लिए घटाया गया था एक्साइज ड्यूटी, अभी फिर से आ गया है कि नहीं बढ़ेगा। तो कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल डीजल जो प्रीमियम है उसकी प्राइस आपने बढ़ा दिया। 9 तारीख को कुछ राज्यों के चुनाव जो हैं वो हो जाएंगे, 23 और 29 को बंगाल का भी हो जाएगा। ने भी कर दिया हाँ, तो उसके बाद चीजें चल रही हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। भले ही हमें कोई परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बोलना बंद कर देंगे। चाहे नेशनल वाले हो चाहे इंटरनेशनल वाले हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत को तो गलत बताना ही पत्रकारिता है। और इस पत्रकारिता को जारी रखने के लिए आप हमें सपोर्ट करिए, #SupportPolitics लिखिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें।